जोरदार तालियों की प्रस्तुति देते रहिए वेलकम के साथ। आकाशों से गिरी झलकियां जमीन पे दिखाई कम देते हैं। महफिल में ताली वही बजाते हैं जिसके बाजू में दम होते हैं। असीम कर्तव्य निष्ठा और पवित्रता के प्रतीक निर्माण आईएएस के वैदिमान प्रतिष्ठा और उन सब में आपकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूं। बट वृक्ष के समान सहृदय रखने वाले हम सभी के आदरणीय और जीवन सार्थक बनाने के ऐसे सार्थकता के प्रतीक आदरणीय संस्था के संस्थापक केडी सर को नमन करता हूं और उनकी पूरी टीम को नमन करता हूं। साथ ही साथ मंचस्थ हम लोगों के बीच नैसर्गिक गुणों से युक्त प्रतिभावान धूमकेतु तारों की तरह चमकने वाले ऐसे ओजस्वी तेजस्वी हमारे बड़े भाइयों को नमन करता हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के बीच इनकी प्रतिभा को, इनकी ओजस्वी गुणों को उजागर करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। इतिहास आज फिर से इस बात की साक्षी हो गई कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं शॉर्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा दोनों ओजस्वी बड़े भाइयों की स्टडी करके कि दोनों राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मैं एक बात इनके स्वर्णिम इतिहास के लिए एक बात कहना चाहूंगा। दोनों पाली डिस्ट्रिक्ट का बेटा यूपीएससी को सार्थक बना करके परम साहसी योद्धा, सार्थकता और नैतिकता अनुशासन का प्रतीक, शक्ति पुरोधा, उठा धरा से पहुंच शिखर आकाश बन गया। पाली की धरा देखती रह गई और पुत्र इतिहास बन गया। मैं आप लोग को थोड़ा सा एक मैसेज कन्वे कर देना चाहता हूं कि हम लोग के बीच 2020 के जो टॉपर माननीय सम्मानित बड़े भाई सुनील कुमार जी हैं, जो इससे पहले भी 2019 में यूपीएससी के अधिकारी के पोस्ट पर त्रिपुरा कैडर आईपीएस चुने गए थे और इस बार भी ये यूपीएससी के लिए चुने गए हैं। एक बॉम्ब वेलकम के साथ इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और आपके सामने दूसरे प्रतिभा जो है डॉक्टर प्रकाश कुमार। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये निर्माण आईएएस फैमिली से 2014-15 से जुड़े हुए हैं। इनकी कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए, इनकी सार्थकता को देखते हुए इनके लिए भी एक जोरदार तालियों की प्रस्तुति करेंगे। चाहत वो नहीं होती है जो मुस्कान देती है, चाहत वो नहीं होती है जो सिर्फ जान देती है, चाहत तो बड़े भाई वो होती है जो पानी में गिरा आंसू भी पहचान लेती है। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं संस्था के संस्थापक इस निर्माण आईएएस की बगिया को सिंचित करने वाले आदरणीय केडी सर से मैं आग्रह चाहूंगा कि वो अपने इस दिव्यमान धूमकेतु तारे को अपने सहृदय से शीतलता प्रदान करते हुए आशीर्वाद के रूप में उन्हें सिंचित करें और अपनी बातों को हम सभी के बीच में रखें। केडी सर जोरदार तालियों की प्रस्तुति के साथ आए और हम लोग के बीच केडी सर बुके दे करके हमारे संस्था के दोनों सम्मानित टॉपरों को आशीर्वाद के रूप में अपनी पृष्ठभूमि दें। जोरदार तालियों के साथ प्रस्तुति करेंगे।
चलिए, धन्यवाद कर्मवीर। चलिए, अभी बहुत, और आज हमें बहुत बोलने का, ना आप हमें सुनने आए हैं और ना मैं बहुत समय लूंगा। आज आपकी सीधी वार्ता, जैसा कि मैसेज था, टॉपर स्टॉक का सेशन है। हाँ, दो बातें जरूर मैं कहूंगा। डॉक्टर प्रकाश डॉक्टर है, एमबीबीएस है, और जिन लोगों को लगता है कि ये बहुत, यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जो सभी तरह का आपका परीक्षण करती है, मानसिक, भौतिक, साइकोलॉजिकल, मॉरल, सारे, और ऐसे में खरा उतरना, जो खरा उतरता है वो निसंदेह आगे बढ़ता है। सोचो, एक एमबीबीएस डॉक्टर होने के बाद, और 2014 या 15 में रेगुलर स्टूडेंट थे। अगर आप देखें तो पिछले 5-6 साल से इनका समर्पण, आप सोचिए कितनी मेहनत कर लगे होंगे। और ये तीसरा इंटरव्यू था। और याद रखिए, हिंदी माध्यम, कई बार ऐसा होता है अंग्रेजी और हिंदी को लेकर ये लोग बात करेंगे, गैप हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर लगन है, सही तरीके से तैयारी है और अपने आप को लगातार आप उस दिशा में ले जाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो सफलता आती है। यह उसका परिणाम है, यह उसका स्पष्ट उदाहरण है। और ऑप्शनल भी लिया तो एंथ्रोपोलॉजी, आपने देखा होगा एक जनरल ट्रेंड चल जाता है हिंदी माध्यम में कि हिंदी साहित्य ले लो। अपनी रुचि के हिसाब से लो, अपने जिसमें तुम बेहतर परफॉर्म कर सकते हो उसके हिसाब से लो। तो एक डॉक्टर जब हिंदी माध्यम में ऐसा कर सकता है, तो आपके अंदर अगर सशक्तता है, अगर इंग्लिश माध्यम नहीं चुन पाते और हिंदी लिया है, तो फिर डाउट मत करो, मेहनत करो। मैं हमेशा, अभी सुनील से बात हो रही थी तो मैं शैलेंद्र इंदौलिया का हमेशा उल्लेख करता हूं। कहा करता था कि अगर पढ़ो, टफ है, निसंदेह टफ है, लेकिन यह तय है अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं ही होगा। तो पढ़ने आए हो तो पढ़ो, माध्यम चुन लिया है, इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम इसमें बेहतर कर सकते हो। अब मेहनत करनी है, थोड़ी रुकावटें जरूर आ रही हैं, लेकिन अगर सही तरीके से आगे बढ़ा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता। दूसरा, सुनील संभवतः इस बार का टॉपर है हिंदी माध्यम से। यह दुर्भाग्य है कि हमारा हिंदी माध्यम का कैंडिडेट 200+ रैंक पे आता है, लेकिन फिर भी इसने टॉप किया, उस रूप में हमें इसे श्रेय देना होगा। और दूसरी चीज, ये इतिहास वैकल्पिक विषय से है, और जो लोग ये भी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड और सारी चीजें जरूरी है, उसका भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि ये कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं है, ये सिंपल ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं की, और कॉलेज भी जहां से किया ग्रेजुएशन, वो डिस्टेंस लर्निंग से किया। क्योंकि समस्याएं, जो लोग कहते हैं ना समस्याएं हैं, अभाव है, मैं यहां इतने बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा, ये सब केवल अपने आप को गलतफहमी में रखने का उदाहरण है। उन परिस्थितियों में रहते हुए, डिस्टेंस लर्निंग से पास करते हुए, सिंपल ग्रेजुएट, और लास्ट ईयर भी, ये भी इसका भी तीसरा इंटरव्यू था। पिछले साल ये आईपीएस बना, त्रिपुरा कैडर, और इस साल होपफुली प्रॉपर आईएएस बनेगा। इंपॉर्टेंट। तो मैं केवल इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बैकग्राउंड देख के जो लोग रोते रहते हैं और बाहर जो बातें करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उदाहरण इंजीनियर्स के ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सिंपल ग्रेजुएट भी तो है, एक बहुत ही ऐसी पृष्ठभूमि जिसे हम लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, उसका भी तो उदाहरण है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का तो उदाहरण है। इन सबको आपको एग्जाम्पल बनाना है। मेरी इसकी पहली मुलाकात इंटरव्यू के दौरान ही हुई थी 18 में, और उसके बाद ऑब्वियसली ऐसे रिलेशन रही कि निर्माण परिवार का पार्ट बन गया, और बहुत ही सहज, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से अपनी बात रखता है। मुझे याद है इस बार इंटरव्यू में ये आईपीएस बन चुका था, तो उसमें आपको पता होगा जॉब प्रियोरिटी आती है, प्रेफरेंस आते हैं, है ना भाई, 21-22 जो भी जॉब है। तो होता क्या है, जब आप आईपीएस बन गए, तुम्हें याद है सुनील जो मैं बोल रहा हूं, तो
जब आईपीएस बन गए तो इन जनरल आदमी आईएएस या आईएफएस ऊपर रखता है, बस 2 ही पोस्ट भरता है। तो इसने सारा जितना भी था भर दिया। तो हुआ ये यार, जब आईपीएस बन गए हो तो अब रेलवे ट्रैफिक या और नीचे अगर हम आए, पांडिचेरी पुलिस सर्विसेज और पांडिचेरी सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज तो नहीं भरना चाहिए ना, एफएचक्यू तो नहीं भरना चाहिए ना। एफएचक्यू तक भरा हुआ था। तो ऐसे में जब क्वेश्चन पूछा गया, इसने पहले ही सलाह ली और बड़ा देखो ईमानदारी कि सर एक प्रेफरेंस मुझसे पूछी गई कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा प्रेफरेंस मेरा है, मैंने बस उसको भर दिया। मैंने सारे 21, 22 जितने पोस्ट थी, मेरी चाहत क्या है, किस हिसाब से मैं सोचता हूं, मैंने उसको प्रायोरिटी दे दी। मैंने इस रूप में भरा है, लेकिन मैं आईपीएस हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। अगर मैं आईएएस नहीं बनता तो मैं आईपीएस ही कंटिन्यू करूंगा और कोई जॉब नहीं लूंगा। ऑनेस्टी, प्लेन, क्लियर, यही अप्रोच यूपीएससी को चाहिए। क्लियर है? तो आज जैसा मैंने कहा कि बहुत सारा वक्त नहीं लेना है और दोनों अलग अलग ऑप्शनल के साथ, दोनों का बैकग्राउंड अलग है। एक डॉक्टर है, एंथ्रोपोलॉजी से है और हिंदी माध्यम में दोनों, और एक सिंपल ग्रेजुएट है, हिस्ट्री ऑप्शनल से है। और ऐसी बातों से आपको केवल एनर्जी गेन करनी है। ना तो आप डॉक्टर प्रकाश हो सकते हैं, ना आप सुनील हो सकते हैं। आप जो है बेटा वही बने रहो, लेकिन इनसे किस तरीके से, इनकी स्वॉट एनालिसिस क्या है, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को बनाए रखा, क्या ऐसी चीजें की, उनसे सीखा जा सकता है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं इतिहास इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतिहास से आप सीखते हैं। अच्छाई को अपनाना है और निगेटिविटी से बचना है। और जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, अगर वो आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं तो इसको सुनकर उस पर अमल कीजिए और लगता है आप भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आपको उससे फायदा हो रहा है, तो निसंदेह आगे बढ़िए। आपके सिलेक्शन में निसंदेह ये टॉपर स्टॉक कैटलिस्ट का उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है? बहुत सारे मैं चाहूंगा पहले दोनों लोगों को बोलने दिया जाए और फिर लास्ट में जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब ये लोग बातें करेंगे अपने एक्सपीरियंस की तो बहुत सारी धारणाएं या कहें गलत धारणाएं, मिथ्या धारणाएं, वो दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी बड़ा एक क्लास का प्रोग्राम है, आप सब हमारे स्टूडेंट हैं, मन में थोड़ा भी जो डाउट है किस तरह पढ़ाई को लेकर इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, आप पूरी बात खुलकर पूछें। क्योंकि ये ऐसा दौर है जब हिंदी माध्यम पे, कोचिंग संस्थानों पे, मटेरियल पे, सब पे कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा है। इसको मिटाना है, इससे आगे बढ़ना है। तो अब मैं यहीं अपनी बात को विराम दूंगा और विश यू ऑल द बेस्ट। खूब बढ़िया से सेशन को एंजॉय कीजिए, खूब पूछिए। नाउ ओवर टू प्रकाश एंड सुनील। कौन पहले बोलेगा? चलो मैं सुनील से बोलता हूं, आप लोग चर्चा कीजिए और अपने बारे में बताते हुए मैं चाहूंगा सबसे पहले अपनी जर्नी को थोड़ा बताते हुए, कहां से हो, किस तरह शुरू किया, 2 मिनट उस पर आए और फिर पढ़ाई के बारे में कैसे क्या किया, ऑप्शनल क्यों चुना, या कैसी चीजें कैसे मैं लेकर आगे बढ़ा, वो जरूर बताएं। ठीक है सुनील? थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सो बी रिलैक्स्ड, टेंशन नहीं लेना है कि कोई ऊपर कोई नीचे, बिल्कुल नहीं, सब समान है, एकदम इजी वे में। मेरा नाम सुनील है, मैं राजस्थान के पाली जिले से हूँ। 10वीं तक जैतारण कस्बा है, वहाँ से स्टडी की। देन जैसा कि 2010 का एरा था, सभी की ये कोशिश होती थी IIT JEE देंगे, PMT देंगे और इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएंगे, सभी का यही सपना होता था। मैंने भी उसी के लिए ट्राई की थी, जोधपुर गए, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ थी तो वहाँ कंप्लीट नहीं कर पाए, बैक टू द होम आना पड़ा। देन 11th और 12th सीनियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। उसके बाद जनरली जब आपका बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं होता है, तब आप सोचते हैं कि एक ट्रस्टेड वे की तरफ जाए। हमेशा ट्रस्टेड वे जो हम इजीली कर सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, सोसाइटी के साथ रह सकते हैं, तब आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता। पढ़ते हम सभी है, मोर रिस्क मोर गेन, लेकिन ले नहीं पाते और रियलिटी भी है। सो थिंकिंग यह थी कि चलो कुछ नहीं तो बिजनेस लाइन की तरफ चला जाए। अब
हर एक व्यक्ति का उसमें मूड हो, इच्छा हो और अपना 100% एफर्ट दे सके, जरूरी नहीं। मेरे साथ भी यही था। फिर सोचा कि चलो क्यों ना कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट किया जाए। सो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर, वहाँ से नॉन कॉलेजिएट के रूप में डिग्री कंप्लीट की। बीए थी, सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पबेड एंड पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद अगेन बिजनेस की तरफ रुख, बिजनेस वर्ड आप ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद लगा कि नहीं, जब आप एक बड़े लेवल पर सुधार करना चाहते हैं तब प्रशासन में, राजनीति में एक्सेस चाहिए, आपके पास अथॉरिटी चाहिए। पावर और अथॉरिटी दोनों के बीच डिफरेंस हम पढ़ाई तक सीमित रखते हैं, पढ़ते हैं कि पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है। पावर हम कैसे भी ले सकते हैं, हमारे पास धनबल हो सकता है, भुजबल हो सकता है, तो वो सभी पावर के रूप है। लेकिन अथॉरिटी मीन्स पावर प्लस लीगलिटी। पावर प्लस लीगलिटी कहां से मिलती है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 2017 से इस दिशा में रुख किया था। 2018 में इंटरव्यू कॉल था, 2019 में आईपीएस सेवा मिली और इस बार 2020 में 246वीं रैंक प्राप्त हुई है। मैंने वर्ड यूज किया था बिजनेस। अब हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो पहले किसी दूसरे फील्ड में था, इस फील्ड का यूज दूसरे फील्ड में कैसे आएगा। बिजनेस हम क्या सीखते हैं, लोगों से किस प्रकार से इंटरेक्ट होना है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, किस चीज की डिमांड है, लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो क्या ये सभी चीजें यूपीएससी सीएससी की डिमांड नहीं है? ऑब्वियसली जब हम किसी कानून को लागू करते हैं, जीएसटी लागू किया, अगर आप उस फील्ड से थोड़ा भी जुड़े हुए थे, न केवल उस फील्ड से बल्कि आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए थे, क्या हम उस चीज को उस एरा से लिंक नहीं कर सकते कि किसी कानून को लागू करने में क्या दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंटेशन स्तर पर क्या दिक्कत आती है, लोग उस चीज को फॉलो क्यों नहीं करते हैं, कहां लीगल लूप होल्स रह जाते हैं। यही तो यूपीएससी को चाहिए। अर्थव्यवस्था इतना बड़ा सेक्टर है, अगर हम दिल्ली से जोधपुर तक जाएं, जस्ट एक 12 घंटों की जर्नी, उस जर्नी में हम क्या कुछ नहीं सीख सकते। हम यहां से रवाना होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, भीड़भाड़ कितनी है, महिलाओं की सुरक्षा कितनी है। हम मेट्रो में गए थे, मेट्रो किस प्रकार से संचालित हो रही है। आगे बस में गए, क्या वहां सेफ्टी मेजर्स कितने थे, सड़कें कैसी थी, आसपास का वातावरण कैसा था। रोड पर जाते हुए हमने देखा कि खेती कैसी हो रही है। दोनों ऑप्शन है, हम यहां से बैठे, जोधपुर उतरे और बीच में नींद ली। दूसरा क्या हो सकता था, 4 घंटे इधर उधर देखा, व्यवस्था कैसे चल रही है, कंडक्टर कैसे काम कर रहा है, योग्यता है या नहीं उसके पास, ड्राइवर की स्किल कितनी है, रोड में गड्ढे कितने आ रहे थे, टोल टैक्स की क्या व्यवस्था है। बहुत सारे ऑप्शंस है। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज कहां काम आएगा? भारत में सड़क परिवहन, शहरों में सड़क परिवहन, सुधार, समस्या ऐसे आ गया, तो क्यों नहीं लिख सकते हम मेट्रो को सड़क से क्यों नहीं लिंक कर सकते। महिलाओं की सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था, टोल टैक्स, सार्वजनिक निजी भागीदारी, इतने सारे टॉपिक मिल गए। तो टॉपिक आपको ढूंढने नहीं है, कहीं पर भी नहीं ढूंढने हैं। आज हम सभी यहां बैठे हैं, तो इस माहौल का यूटिलाइजेशन हम कहीं भी कर सकते हैं। एथिक्स में केस स्टडी बना दी, नाम कोई जरूरी नहीं है, जस्ट एज ए रेफरेंस कि एक समारोह था, मैं वहां गया था, मुझे इस चीज की प्रेरणा मिली, ये कमियां प्रकट हुई। एक ऐसा समारोह था जहां चर्चा हो रही थी कि इस व्यवस्था में ये कमियां हैं। हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, डिपेंड उस पर करता है। याद करने की जरूरत नहीं होती हमें चीजों को। याद किनको किया जाता है? जो फैक्चुअल है, फैक्ट्स है। भारत में गरीबी कितनी है वो फैक्ट्स है, पर कैसे है, क्यों है, नकारात्मक प्रभाव क्या है और उपाय क्या है, इनको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं चाहूंगा हिस्ट्री ऑप्शनल, तो सीधा टू द पॉइंट, पहले हिस्ट्री ऑप्शनल से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा मिथ कि ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटी को साइंस से अलग मत कीजिए, एकदम साइंटिफिक सब्जेक्ट है।
जितना साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वो अपने आप में प्रतीत नहीं होता है, उससे ज्यादा हम उसे बना सकते हैं। तो क्लास को इंटरेक्टिव बनाना चाहूंगा। क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? यूपीएससी जनरलाइज सर्विस है, सामान्य सेवा है। सबसे पहले कोशिश करें जो भी चीज पढ़ रहे हैं सामान्य पढ़े। किसी भी चीज में, जैसे एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, पीएचडी करने की कोशिश ना करें। पीएचडी करने की कोशिश करेंगे यानी कि हम डीप में जाएंगे। उतना डीप में हमें जाने की किसी भी चीज में जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ना तो उतना पूछता है, ना हमें याद रह पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। कई बार हम अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं। किताबें बहुत पढ़ी, अच्छी किताबें पढ़ी, बीएल ग्रोवर 800 पेज, लक्ष्मीकांत 1000 पेज, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा कि 1000 पेज हमें कभी भी याद रह पाएंगे? कभी नहीं रह सकते, किसी को नहीं रहते। जो टॉपर्स है या जिसको रैंक नहीं मिली, किसी को नहीं रहते। याद कैसे रहेंगे? कुछ शॉर्ट नोट्स। हमेशा कोशिश करें कि हर चीज की नोटिंग होनी चाहिए। नोटिंग इन द सेंस कि अगर आपको बोला जाए कि किसी भी शब्द पर आप 4 लाइनें बोलिए, तो आपके पास रेडीमेड 4 लाइनें होनी चाहिए जिन्हें आप किसी भी समय बोल सकते हैं। लोकतंत्र क्या परिभाषा है, क्या स्थिति है, क्या टाइप है? संघवाद क्या परिभाषा है, क्या स्थिति है? कोई भी शब्द, जीडीपी, मुद्रास्फीति, पर्यावरण, कुछ भी, कोई भी शब्द आपके पास 4 लाइनें बोलने के लिए होनी चाहिए। अब बोलने में हम कैसे भी बोल सकते हैं। नोट्स बनाने के फायदे क्या होते हैं? अगर आपके पास 4 पॉइंट है, तो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तब 1 2 3 4 का सीक्वेंस भी हो सकता है, 4 3 2 1 भी हो सकता है, 2 3 4 1 भी हो सकता है। लेकिन हमारा दिमाग किसी चीज को कैसे याद रखता है? 1 2 3 4 विल बी 1 2 3 4। अगर हमने कहीं पढ़ा 4 3 2 1, तब हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने वहां ये पढ़ा था, यहाँ ये पढ़ा है, अब मैं याद किसको करूं? नोट से क्या फायदा होगा कि अगर आपने 1 2 3 लिखा, उसके बाद नई इंफॉर्मेशन मिली आपको, तो नीचे उस जगह में आप चौथा पॉइंट लगाकर ऐड कर सकते हैं। फायदा क्या होगा कि 1 2 3 आपका पढ़ा हुआ है, जस्ट आपको चौथा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, तो दिमाग में उस चीज की पिक्चर छप जाएगी। फिर अगर आपको कहीं पर भी वो सवाल आएगा, तो आपको जस्ट रिकॉल करना होगा कि ये पॉइंट मैंने उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के, उस सब टॉपिक में लिखा था। याद करने का इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फायदा क्या होगा? रिवीजन करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, हो सकता है इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस के 1000 पेज हो, लेकिन क्या वो हमारे काम के हैं? नहीं। हमारे लिए काम की चीजें क्या है? किस मिनिस्ट्री के तहत है, फंडिंग कैसे होती है, संचालन कैसे होता है, और प्रमुख प्रोविजंस क्या है। 5 या 6 लाइनें, उसके अलावा हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। लेकिन जब भी हम मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कोई भी चैनल देखेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें 4 लाइनें नहीं दी हुई रहेगी, क्योंकि वो एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे कि सभी चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए क्या काम का है कि हमें उतना ज्ञान नहीं चाहिए। यूपीएससी उतना ज्ञान नहीं मांगती है, बेसिक पता होने चाहिए। बेसिक क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है, प्रोविजंस क्या है। 4 प्रोविजंस आपने याद कर लिए, किन किन को विशेष प्रावधान है, फंडिंग कैसे होती है, टीटीसी। देन कहीं आपको लगा कि इसमें कुछ चेंज हुए, फंडिंग में चेंज हुआ है, मिनिस्ट्री चेंज हुई है, या कुछ नए प्रोविजंस ऐड हुए, आप क्या करेंगे? जहां पर भी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना लिख रखी है, वो पेज खोलेंगे, उसके नीचे 2 लाइनें ऐड कर देंगे। अब न तो आपको चैनल देखने की जरूरत रही, न मंथली मैगजीन रिवीजन करने की जरूरत, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी लिख लिया है। अब जनरली क्या होता है कि हम फिर पीटी 365 देखते हैं लास्ट समय में कि अब वो पूरे साल का करंट अफेयर्स कवर करते हैं, कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन बीच बीच में जो संशोधन हो रहे थे, हमने ऐड करते रहे, इजी रहेगा, क्योंकि नोट्स हैं, कहीं पर भी आते जाते पढ़ लेंगे, तो दिमाग में एक तस्वीर छपती जाएगी। तो कोशिश करें जो भी चीज जहां पर भी जिस भी रूप में पढ़ रहे हैं, नोटिंग तो होनी ही चाहिए। समय लगेगा, लगने दीजिए, बिना समय के कोई काम नहीं होता है। यूपीएससी रुपयों का इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती है, समय का इन्वेस्टमेंट मांगती है। तो समय देना है तो एज ए इन्वेस्टमेंट देना है, न कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन कहता है कि जनरल बातें
आर्थिक दृष्टि से लिंक नहीं होती है, सब एक दूसरे में लिंक्ड है। फॉर एन सिंपल एग्जांपल कि चीजें कैसे लिंक होती है, ऑफ द टॉपिक मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आप भी इजीली कर सकते हैं। कहीं कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं होती है कि घरे भी पूछा है तो अब जो 4 पॉइंट लिखे थे वही लिखना है, कुछ भी कहीं पर भी लिंक होता है। आपसे चाहूंगा कोई भी 4 शब्द आप बोल दीजिए जो जनरली हम सुनते हैं। कोई भी, बेरोजगारी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट और करप्शन। अगर करप्शन का टॉपिक आया कहीं, करप्शन बढ़ेगा तो वुमेन एम्पावरमेंट मजबूत होगा या कमजोर होगा? कैसे? कोई भी एक इजीली आराम से सोचते हुए, करप्शन बढ़ेगा। सर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है, करप्शन है तो उसमें लग ही नहीं पाएगा, तो बढ़ ही नहीं पाएगा। इजीली यू कैन लिंक करप्शन है और अनएम्प्लॉयमेंट। सर सरकार के पास पैसा है, नहीं जाएगा, करप्शन होगा तो फिर रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, रोजगार सृजित नहीं होंगे। करप्शन और एजुकेशन, सर बेसिक शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी अगर नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा। नैतिक मूल्य का ह्रास हो रहा है। एथिक्स से जुड़ रहा है, करप्शन एथिक्स से जुड़ रहा है। अब आप किस से जोड़ सकते हैं? करप्शन वर्ड है, आपने जो कुछ पढ़ा है, करप्शन एक कोर टॉपिक हो गया। अब आप जोड़ना शुरू कीजिए, पॉलिटी से शुरू कीजिए, लोकतंत्र से, संघवाद से, देन चुनाव व्यवस्था, न्यायपालिका, संविधान के आर्टिकल्स जितने आपको याद आ रहे हैं, एफआर, डीपीएस पे, ड्यूटीज जितने याद आ रहे हैं उतने। पर्यावरण से, पर्यावरण के सब टॉपिक ले लीजिए, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव, वुमेन, युवा, महिला, देन वंचित वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, अल्पसंख्यक। आर्थिक दृष्टि से अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति, समावेशी विकास, कृषि, किससे नहीं जोड़ सकते आप? तो क्या करप्शन के क्या इंपैक्ट होते हैं और क्या रेमेडीज होनी चाहिए, क्या हमें याद करने की जरूरत है? वो एट ए टाइम आपको देखना है कि आपके हेडिंग्स क्या है। खाली आपको अगर दिमाग में हेडिंग्स रह जाए, मैंने ये नहीं कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है वो बोलिए, आपके दिमाग में है वुमेन एम्पावरमेंट, आपने लिखा और लिंक किया, दैट सिंपल। हम सोचते हैं कि नहीं वुमेन एम्पावरमेंट है तो एजुकेशन कहां लिखेंगे या करप्शन क्यों लिखेंगे? इजीली लिख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, लोकतंत्र लिखिए। अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था या GS3 लिख रहे हैं तो वन यूज नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल GS4 में सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पूछा गया था। अब सावित्रीबाई फुले सामान्यतः हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री यानी GS फर्स्ट, वो पूछ रहा है GS4 में, तो ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं आज GS फर्स्ट का पेपर हो गया खत्म, अब वाइप आउट कर देते हैं और GS4 का मटेरियल अपने दिमाग में लाते हैं, नहीं चलेगा। इंटरलिंक वो ऐसे ही होता है। सावित्रीबाई फुले के योगदान के बारे में तो आपको अगर 4 लाइनें याद है कि उन्होंने कौन सा संगठन बनाया था, कौन सी पत्रिका शुरू की थी, और ज्योतिबा फुले से थोड़ा सा लिंक करके अगर लिखते हैं तो GS4 में हमने क्या क्या पढ़ा था? कुछ वर्ड, नैतिकता, नीति शास्त्र, ईमानदारी, पारदर्शिता, वही सब वर्ड पढ़े थे, उन्हीं सभी से लिंक करना है। अब हम ये सोच के बैठ जाए कि नहीं सावित्रीबाई फुले के लिए अलग से थिंकिंग पढ़ेंगे, नॉट पॉसिबल। किन किन के बारे में पढ़ेंगे? यूपीएससी जस्ट आपका टेस्ट कर रही थी कि क्या आप उस सिचुएशन में घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं, या फिर GS4 पढ़ते हैं तो आपको GS1 याद आ रहा है नहीं आ रहा है, उतना ही। देन कॉमन, कोशिश करें कि हर चीज के बारे में कुछ न कुछ कॉमन लेने की, कॉमन होना चाहिए आपके पास। यूपीएससी सामान्य सेवा है, यूपीएससी CSE सामान्य सेवा है, तो कुछ सामान्य बातें आपके जहन में होनी चाहिए। सामान्य बातें कैसे? किसी भी टॉपिक की आपको कुछ समस्या लिखनी है,
उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या आप ऐसा कोई टॉपिक बता सकते हैं जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? पर्यावरण, आप ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए। एनजीटी मिनिस्ट्री है, उससे रिलेटेड एनजीटी बोल रही है। बहुत सारे हैं, नेशनल organization लेवल पे और autonomous इंटरनेशनल लेवल पर बहुत है। अब अगर आपको किसी पर्यावरण से संबंधित चुनौती लिखनी है, पर्यावरण के भी सब टॉपिक ले लीजिए आप, जैव विविधता या पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का एक टॉपिक ले लिया, अब पर्यावरण प्रदूषण में भी वापस सब टॉपिक होगा, जल, वायु, मृदा, नाभिकीय, बहुत। जल प्रदूषण ले लिया हमने, तो क्या जब हम जल प्रदूषण लिखते हुए हैं तब एनजीटी को कोट नहीं कर सकते वहां पर? लेकिन जनरली क्या होता है, हम एनजीटी पढ़ते हैं प्री के लिए, फिर भूल जाते हैं कि एनजीटी तो काम का है नहीं, वहां का आएगा नहीं। जब हम वायु प्रदूषण लिख रहे हैं तब भी एनजीटी, सीपीसीबी, ये सभी आ गए। नेशनल लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, यूनाइटेड नेशन के फोरम ऑन फॉरेस्ट है, यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन। याद हमने प्री के लिए रखे थे, लेकिन काम आते हैं मेंस में, जस्ट आपको कोटिंग करनी है। तो किसी भी संगठन की समस्या है, संगठन की कॉमन समस्या क्या रहती है किसी भी संगठन की? या तो उसमें कार्मिक नहीं होंगे, कार्मिक होंगे तो वो पूरी तरह से योग्य नहीं होंगे या स्किल्ड नहीं होंगे, अगर होंगे तो ज्यादा होंगे, एक संगठन है तो दूसरे संगठन के साथ समन्वय नहीं है, फंडिंग बराबर नहीं हो रही है। तो ये ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसकी समस्या नहीं है? सभी की है। तो क्यों हम नीति आयोग के लिए समस्याएं अलग याद रखें, सीपीसीबी के लिए अलग रख रहे हैं, एनजीटी के लिए अलग रख रहे हैं, फिर एनएचआरसी उसके लिए अलग याद रख रहे हैं? कुछ कॉमन लीजिए। सेम क्वेश्चन यूपीएससी में डब्ल्यूएचओ के चैलेंजेस पूछे थे, वो यही था कि सब ऑर्गेनाइजेशन का एक ही होता है, बिल्कुल ये फंड नहीं होता जो बता रहे हैं। कॉमन समस्या है। अगर आप स्पेसिफिक की तरफ जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उस तरफ भी जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ साहब, चीन के साथ आप लिंक कर सकते हैं, चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ महामारियों को जल्दी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, उदाहरण कोरोना, तो वो उसके स्पेसिफिक पॉइंट हुए। बट कम से कम आप पहले शुरुआत कॉमन से तो कीजिए। हम जाते हैं सीधा स्पेसिफिक की तरफ कि डब्ल्यूएचओ को अलग से याद रखेंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाली डब्ल्यूएचओ तो थोड़ी है, उसके अलावा भी तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहली चीज कॉमन लेना है। अब ये कॉमन लेना हर एक जगह हो सकता है। कैसे? कोई स्कीम है, स्कीम की जनरल समस्या क्या होती है किसी भी स्कीम की? इम्प्लीमेंटेशन। लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता है तो वो एक्सेस नहीं है, एक्सेस है तो अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल है तो क्रेडिबल नहीं है। तो क्या ये चीजों को हम दूसरी जगह नहीं लिख सकते? बस यही चीजें थोड़ी कॉमन लेनी है। अब कॉमन वर्ड हिस्ट्री में सबसे अच्छा यूज होता है। अब वो कहेंगे कि कैसे, कि हिस्ट्री तो गुप्त काल की अलग थी, पाषाण काल की अलग है, अकबर काल की अलग थी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में कॉमन लेना शुरू कर दिया आपने, सबसे बढ़िया, सबसे इजी सब्जेक्ट कैसे ले सकते हैं? उससे पहले हिस्ट्री को साइंटिफिक अप्रोच से कैसे लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि जो है रटा और लिख के आना है, कभी नहीं रट पाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि बहुत सारा डेटा है। तो साइंटिफिक अप्रोच से आपको डिवाइड करना है। किसी भी चीज को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कुछ प्रमुख एस्पेक्ट्स हिस्ट्री में। राजनीतिक व्यवस्था, क्या ऐसा कोई एरा है, मैं 100% नहीं कहूंगा, 99% कहूंगा। राजनीतिक पक्ष, वहां की प्रशासन, समाज और आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था या आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। हर एक कोई राज्य होगा तो ऑब्वियसली उसके आईआर होंगे। तो क्या इन चीजों को हम कॉमन नहीं ले सकते? अगेन वर्ड कॉमन। जब आप मौर्य काल लिख रहे हैं तब मौर्य काल में सबसे पहले आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? आपने अपना एक सीक्वेंस बना लिया। सपोज कीजिए कि
कोई भी काल है उसका आप राजनीतिक पक्ष सबसे पहले लिखेंगे। राजनीतिक पक्ष, मौर्य काल में राजनीतिक पक्ष क्या लिख सकते हैं? मौर्य काल की व्यवस्था कैसी थी? क्या मौर्य काल एक लोक कल्याणकारी राज्य था? क्या उसकी व्यवस्था केंद्रीकृत व्यवस्था थी? उसका प्रशासन कैसा था? राजनीति को प्रशासन को शामिल कर लीजिए। कौटिल्य ने क्या लिखा था? ये उसका हो गया राजनीतिक और प्रशासनिक पक्ष। देन आर्थिक पक्ष, आर्थिक के वापस सब टॉपिक। सीक्वेंस हमेशा कैसे चलना चाहिए? ये क्लासिफिकेशन हम हमेशा पढ़ते हैं। एक बड़ा काल हो गया मौर्य काल। मौर्य काल में हो गया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। देन राजनीतिक में अगर आपको सब टॉपिक बनाने के पॉइंट मिल रहे हैं तो सब टॉपिक और बना लीजिए, नहीं मिलते हैं नो प्रॉब्लम। आर्थिक में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एग्रीकल्चर सिस्टम। क्या ऐसा कोई एरा है कि वहां एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं लिख सकते? हर एक काल में लिख सकते हैं। कृषि, देन उद्योग, व्यापार, मेनली दो चीजें, कृषि और उद्योग व्यापार। किसमें? हाँ, न्याय व्यवस्था। ऑब्वियसली राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उस हेडिंग में आप लिख सकते हैं कानून और न्याय व्यवस्था। अब एग्रीकल्चर सिस्टम माना हमने लिखा, अब कॉमन कैसे लेना है? मौर्य काल में हमने एग्रीकल्चर व्यवस्था में लिखा कि इस प्रकार से कर लेते थे, क्या व्यवस्था होती थी, बैल और हलों का प्रयोग होता था। कुछ अगर एग्रीकल्चर व्यवस्था है तो सिंचाई के साधन भी होंगे, नहर प्रणाली होगी, कुएं होंगे। जब कुएं होंगे तो राज्य सरकार भी या फिर उस समय की जो सरकार होगी, शासन होगा, राजा होगा, वो कुछ मदद करेगा। ठीक है, हमने एक आधा पेज का बंच लिख दिया। क्या उस मटेरियल को हम मौर्योत्तर काल में यूज नहीं कर सकते वापस? ऐसा कहने की मौर्य काल में बैलों से हो रही थी और मौर्योत्तर काल में आते ही ट्रैक्टर आ गए, ऐसे भी सेम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सेम है, मैंने पहले कहा था 99। फायदा क्या होगा? आपको मौर्य काल और मौर्योत्तर काल अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मौर्य काल में याद रखा था वो आपका एज इट इज आगे काम आ रहा है। ठीक, ये तो हो गया कॉमन। देन स्पेसिफिक, मौर्योत्तर काल में स्पेशल क्या हो रहा था? कनिष्क ने स्पेशल क्या काम किया? कुषाण शासक, शक शासक, खारवेल, इन्होंने क्या अलग से काम किए? अलग से क्या नहर बनाई, अलग से क्या ग्रंथ निकले? वो हो गया आपका स्पेसिफिक पॉइंट। और कॉमन पॉइंट क्या रहा? सिंचाई व्यवस्था कैसी थी? भंडार वहां पर भी होंगे, सराय बनी हुई होगी, लोग व्यापार कर रहे होंगे, कोड़ियां होगी, सिक्के होंगे। ये हो गया आपके कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट पढ़िए, गुप्त काल। क्या मौर्य काल में आपने जो मटेरियल लिखा था वो वापस एज इट इज गुप्त काल में नहीं लिख सकते आप? वो हो गया आपका कॉमन। देन स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक क्या है? गुप्त काल और वाकाटक शासन। गुप्त काल के थोड़े से पॉइंट जो स्पेशल है और वाकाटक शासन के स्पेशल पॉइंट। गुप्तोत्तर काल, क्या वापस जो आपने मौर्य काल में लिखा था वो वापस वहां नहीं लिख सकते? आगे लिख सकते हैं। तो आपको याद करने थे वो 5 पॉइंट और काम आ रहा है आपके सभी जगह। तो आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बच रहा है। दूसरा, ये नहीं सोचना है कि हमारे पास टेराबाइट है याद रखने के लिए, किसी के पास नहीं है, सभी के पास लिमिटेड है। तो एक बार अगर वो चीज दिमाग में जाएगी तो छपेगी। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर की तरह की फाइल डिलीट होगी तो जगह खाली होगी। अगर आपने कोई एक चीज पढ़ी है तो वो आपके दिमाग में रहेगी। तो कोशिश करें कि कम से कम पढ़े, ये रियलिटी है। कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े, जरूरी नहीं है, कम से कम पढ़े, लेकिन उतना पढ़ ले कि सभी चीजें कवर हो जाए। इसी प्रकार से सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष में मेनली क्या क्या होते हैं? वास्तुकला। क्या कोई एरा है जिसमें हम वास्तुकला की हेडिंग नहीं बना सकते? मौर्य काल की वास्तुकला, देन मौर्योत्तर काल की, देन गुप्त काल के, देन गुप्तोत्तर, राजपूत, मुगल सल्तनत और मुगल, सभी में वास्तुकला चली आ रही है। अब आपको कहा गया कि मुगल काल की वास्तुकला के बारे में आपको लिखना है और आपने लिख रखा था कि सल्तनत काल की वास्तुकला में 5 विशेषताएं हैं।
अब ऐसा कहना कि सल्तनत काल से मुगल काल आते ही एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, विशेषता तो चली आ रही होगी, जो चली आ रही है वो कॉमन है, और जो मुगल काल में स्पेशल हुआ था वो स्पेसिफिक है। अब स्पेशल क्या क्या हुआ, बाबर ने क्या किया था, हुमायूं ने क्या किया था, अकबर ने क्या किया था, वो आप दो दो पॉइंट अलग से याद कर लीजिए। तो 4 + 2 6 पॉइंट हो गए, फिर भी लिखने आपको उतने ही है। अब अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं कभी याद नहीं होगा, रियलिटी है किसी को याद नहीं होता है। साइंटिफिक अप्रोच क्या कहती है, कुछ आपने कॉमन लिया था उनको यूज किया और कुछ स्पेशल यूज किया। जो परीक्षक है उसे भी लगेगा कि नहीं इसने मुगल काल को सल्तनत काल से लिंक किया। हम कहते हैं ना हिस्ट्री में लिंक कैसे करेंगे, फिर ऑटोमेटिक होता है। मुगल काल सल्तनत काल से लिंक हो गया, मुगल काल की अपनी विशेषता थी वो भी उसमें आ गई। वास्तुकला, साहित्य कला, महाजनपद काल से हम लिखना शुरू कर सकते हैं, साहित्य लिखे आ रहे थे। दूसरा साहित्य काल है, तो साहित्य कला में कोई ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ में क्या बातें होगी, या तो वो राजनीति के बारे में कहेगा या समाज के बारे में। अगेन वही पॉइंट, कौन से, ये वाले पॉइंट। तो क्या जब हम किसी काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिख रहे थे तब उस काल में जो ग्रंथ लिखा गया था हमने कभी कोट किया, क्यों नहीं कर सकते हम? अगर हम मौर्य काल के बारे में लिख रहे हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्यों कोट नहीं कर सकते, वहां पर इजीली कर सकते हैं। अब मौर्य काल में हमें पता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, तो मौर्य काल की चाहे राजनीति लिख रहे हैं, चाहे अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, कुछ भी लिख रहे हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमारा स्रोत है। गुप्त काल के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं, कालिदास है, भास, शूद्रक, बहुत सारे हैं जिन्होंने साहित्य लिखे थे। हमने क्या किया, साहित्य याद किया प्री के लिए कि कालिदास ने ये लिखा, भास ने ये लिखा, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये सब अलग, जैसे प्री खत्म हुआ भूल गए, वो नहीं भूलना है। गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखना है या समाज के बारे में लिखना है, तो समाज के बारे में कालिदास ने जो भी ग्रंथ लिखे उसमें किसका वर्णन है, समाज का। तो हम इजीली क्यों कोट नहीं कर सकते? इंटरलिंकिंग, वही तो है इंटरलिंकिंग। दो तरफ से फायदे हो रहे हैं। एक तो आपका टाइम बच रहा है कि इस आंसर में क्या पॉइंट लिखे, जबकि पॉइंट आपके पास इजीली अवेलेबल है। दूसरा, इंटरलिंकिंग की कैपेसिटी, जो परीक्षक है उसे इजीली लग रहा है कि नहीं इसने साहित्य को समाज से लिंक किया, और ऑब्वियसली होता है वो। गुप्त काल के साइंस के बारे में लिखना है, कुछ तो साहित्य में लिखा होगा तभी तो साइंस डेवलप हुआ, या साइंस डेवलप हुआ तो उसका कहीं ना कहीं तो साहित्य में वर्णन आएगा, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि उस समय साइंस भी था, कहीं ना कहीं तो होगा वो। धर्म है, कानून व्यवस्था है, शूद्र का मृच्छकटिकम, कुछ तो कहानी होगी। कोई भी एक, सपोज हम नॉर्मल जीवन में कैसे लेते हैं, कहानी है, कहानी में क्या होता है, कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति है तो इसका मतलब समाज है, समाज है इसका मतलब कुछ कस्टम्स है मतलब कुछ कानून है मतलब न्याय है, कानून और न्याय है इसका मतलब राजनीति है, तभी तो कानून और न्याय है। और जब राजनीति है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए प्रशासन है। अगेन ये चीजें वापस आपस में इंटरलिंक है। इंटरलिंक करने के लिए कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके कान और आंख खुले होने चाहिए, लिटरली खुले होने चाहिए। अब ये अप्रोच आप सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। अकबर काल के बारे में आपको लिखना है, अगेन वापस वहीं से शुरू किया। अकबर काल की राजनीति, अकबर काल की प्रशासनिक व्यवस्था, अकबर काल की अर्थव्यवस्था। प्रश्न क्या पूछेगा, अकबर की अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। सिक्का है, मुद्रा व्यवस्था। अब कैसे लिंक कर सकते हैं? कुछ पॉइंट तो हमने अर्थव्यवस्था के लिख लिए, लेकिन आपके पास सफिशिएंट पॉइंट नहीं हो रहे हैं। क्या करेंगे? अकबर काल की राजनीतिक व्यवस्था, क्या राजनीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करती है? और क्या अर्थव्यवस्था राजनीति को प्रभावित नहीं करती है? तो आप राजनीति से लिंक कीजिए, प्रशासन से लिंक कीजिए। आप अर्थव्यवस्था लिख रहे हैं, मनसबदारी व्यवस्था से लिंक कीजिए। मनसबदार को भी या तो जागीर मिलती थी या वेतन मिलता था। तो अर्थव्यवस्था राजनीति से लिंक हुई, अर्थव्यवस्था समाज से हुई, अर्थव्यवस्था आईआर से हुई।
अकबर काल था, पुर्तगाली आ रहे थे व्यापार के लिए, पुर्तगाली आ रहे हैं व्यापार के लिए तो उनके भी कुछ सिक्के होंगे, चांदी भारत में आएगी, वहां से लिंक हो गया। पॉइंट आपको खाली अर्थव्यवस्था पूछा तो खाली अर्थव्यवस्था के स्पेसिफिक पॉइंट ही नहीं लिखने हैं, कुछ तो दूसरे डायमेंशंस के पॉइंट भी होने चाहिए। आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहाँ क्रिएट हो गया, तो अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास मटेरियल है ऑलरेडी उसी से आपको काम चलाना है। सिंपल शब्दों में उसी से काम चलाना है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए यूपीएससी में। बी एज सिंपल एज यू आर। देन इस अप्रोच को हम सभी जगह लागू कर सकते हैं, आदि ऐतिहासिक, पूर्व ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक सभी सेक्टर्स में। दूसरा, कोई भी चीज हो एक सीक्वेंस फिक्स होना चाहिए हर चीज का। अगर हम गुप्त काल हमने कहीं लिखा है अपने नोट्स में और गुप्त काल के बाद अगर मौर्य काल लिख रहे हैं तो वो आपके लिटरली किसी काम का नहीं है। आप कितने भी कोशिश करके देख लीजिए, मौर्य काल पहले आया था, देन मौर्योत्तर काल, देन गुप्त काल, तो आपके नोट्स में सीक्वेंस यही होना चाहिए। अगर यह सीक्वेंस कहीं पर भी टूटा है आपको याद नहीं रहने वाला है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। हर चीज एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। चीजें जितनी सीक्वेंस में रहेगी आपकी मेमोरी कम यूज होगी और मेमोरी का कम से कम यूज करना है। इसके अलावा बुक्स, सभी स्टैंडर्ड बुक्स आप सभी को पता है, एनसीईआरटी, बिपिन चंद्र, रामचंद्र गुहा, बीएल ग्रोवर, अर्जुन देव, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। कोशिश हमें क्या करनी है, सभी चीजें इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेट यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के बारे में कोई अलग से कुछ नहीं लिखेगा, अगेन वही है, 4 पॉइंट लिखेंगे। बीएल ग्रोवर ने 1 2 3 4 लिखा, बिपिन चंद्र ने 3 2 1 4 लिखा। आपको लगा कि नहीं कुछ अलग लिखा हुआ है, क्योंकि बीएल ग्रोवर में हमने ऐसे पढ़ा था। क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं था। अगर हमने 4 पॉइंट एज इट इज कहीं लिख लिए होते और फिर अगर वो चीज हम दूसरी जगह पढ़ते तो हमें क्या लगता कि नहीं मेरे पास ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर इसमें और कोई इंफॉर्मेशन है तो 5वां पॉइंट ऐड होगा, न कि वही 4 पॉइंट रिपीटेशन होंगे। इसके अलावा हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना आप कर सकते हैं, बट एक बार हाईलाइट करने के बाद आपको उतना समय तक याद नहीं रहेगा कि मैंने ये चीज उस किताब में उस पेज पे हाईलाइट कर रखी है, बहुत मुश्किल है। तो जो सिंपल ट्रस्टेड जो स्ट्रेटेजी है वो है कि आप अपने हाथ से कहीं लिख लीजिए, थोड़ा टाइम लगे, और अगर टाइम नहीं है तो फिर हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना ऑब्वियसली डिमांड के हिसाब से। सो ऑल अबाउट दिस। बाकी हिस्ट्री से आप और कुछ पूछना चाहते हैं ऑप्शनल के बारे में? सर पहले मैंने जीएस में ये प्रॉब्लम फेस किया कि मेरे सभी सेक्शन में, जीएस के सभी पेपर में मेरे क्वेश्चन छूटते चले गए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तो 1 क्वेश्चन छूटे, लेकिन फोर्थ में मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, एक केस स्टडी और एक ऐसा छूट गया। और जीएस पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेक्शन में मैं आर्टिकल और अमेंडमेंट्स ये यूज नहीं कर पाया, तो सर क्या आपने ऐसा यूज करा था? तो सबसे पहले आर्टिकल्स और संशोधन यूज करना। अगर आपको ये सिंपल, बहुत सिंपल है, आप यूज क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं आप पर नहीं कह रहा हूँ, आप व्यक्ति विशेष पर नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ कि हम किसी चीज को यूज क्यों नहीं कर पाते हैं। या तो आपको याद नहीं था, याद था तो टाइम नहीं था, 2 ही चीजें हो सकती है। इसके अलावा और कोई चीज हो तो बताइए हमें। या तो आपको एट ए टाइम याद नहीं आ रहा था, और अगर याद आया भी था तो टाइम नहीं था लिखने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है याद आना। याद कब आएगा? जब सभी चीजें सीक्वेंस में लिखी होगी। अगर मैं सीक्वेंस वर्ड इसीलिए यूज करता हूं, हर चीज अगर सीक्वेंस में होगी। अगर आपने जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, कुछ प्रोविजंस भी अगर आपको याद है, प्रस्तावना से रिलेटेड, एफआर से रिलेटेड, ऐसे में अगर आप ऐसे में यूज कर सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका से रिलेटेड क्या संशोधन हुए थे, एफआर से रिलेटेड ये संशोधन हुए थे, इसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा, हो गया कोर्ट, पूरा
प्रोविजंस नहीं लिखना है, हमें सिर्फ हिंट देना है 42वां संविधान संशोधन। 44 ने क्या किया था, हमने एज बढ़ाई थी 18 साल, 21 को 18 किया था। किसमें किया था, उसका कोटिंग कैसे कर सकते हैं कि उस संविधान संशोधन ने ये किया था, इसका सकारात्मक परिणाम हमें लोकतंत्र की मजबूती में देखने को मिला। तो जब हम डेमोक्रेसी लिख रहे थे तब हम उस संविधान संशोधन को क्यों कोट नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं, लेकिन कब कोट कर पाएंगे, जब हमें एट दैट टाइम को याद आएगा। तो कमी कहां रह जाती है कि हमें याद नहीं आता है। अब खुद को याद नहीं आता है तो इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर बात आती है कि इतनी चीजों को याद कैसे रखें। अगेन इसके लिए वही चीज थी, सीक्वेंस। हर चीज एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए था या जनरली पता होना चाहिए कि कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत आरक्षण बढ़ाया गया है या कौन से इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है। अगर आप थोड़ी से मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। देन सवाल छूटने की दिक्कत क्यों छूट रहे हैं कि या तो मैं अपने पर प्रैक्टिकली अपने पर लेकर देखें। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं और आप डिमोरलाइज ना हो। मैं आपका वर्ड का मतलब होता है हम सभी। या तो हम शब्द सीमा से ज्यादा लिख रहे हैं, अगर ज्यादा नहीं लिख रहे हैं तो हमारी स्पीड कम है। अगर स्पीड भी ठीक है तो हमें याद नहीं आ रहा था इसलिए हम रुके हुए हैं बीच में कि 2 मिनट रुक लिए, फिर याद आया, फिर लिखा तो 2 मिनट तो गए। तो कमियां कहां है, कमियां अपने अंदर है, पहचानना खुद को है। कोशिश करें कि जितने शब्द सीमा है उससे थोड़ा कम लिखेंगे तभी चलेगा। 150 है 130 तक लिख लेंगे तभी चलेगा। दूसरा, लिखने की अप्रोच। कई बार होता है हम पैराग्राफ में लिखते हैं, कई बार पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। दोनों ही अप्रोच सही है जिसमें आप सुटेबल हो, बट जनरली पॉइंट फॉर्म थोड़ा सा आगे निकल जाता है। रीजन कि उसमें आपको पूरा सेंटेंस फ्रेम नहीं करना पड़ता है। लोकतंत्र जब मजबूत होगा तब महिला सशक्तिकरण में वृद्धि होगी। इसको अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में भी लिख देते हैं तब भी परीक्षक को समझ में आ जाएगा। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप कुछ भी एरो मार्क करके भी लिख देते हैं तब भी बहुत कुछ परीक्षक को समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी को अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहेंगे कि इस काम से ये वृद्धि होगी या ये कम होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टाइम चला जाएगा। तो टाइम सेविंग कहां करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। एकदम से हम इसमें भी नहीं जा सकते क्योंकि फिर आपको फ्लो में लिखना होता है। ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, मेन पार्ट क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है। फिर कई बार हो जाता है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम लिख देते हैं। पूछा कुछ और था, हमने उससे रिलेटेड लिखा सही है लेकिन वो अपनी जगह सही था, तो सवाल के संदर्भ में वो सही नहीं है। तो कोशिश करें कि जो पूछा है वो लिखें। और जब टाइम की कमी हो रही है, सीधी सी बात होती है, जो पूछा है वहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। भूमिका की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। रियलिटी है ये, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। कोई नहीं बना पाता है। सर एसे के पेपर में चूंकि इस बार फिलोसफिकल एसे कुछ ज़्यादा ही आ गए थे, तो पहले में तो कंपलसरी था कि एक अटेम्प्ट ही करना था। तो पहले वाले फिलोसफिकल एसे में भी मुझे प्रॉब्लम हुई, उसको आपने कैसे टेकल किया? फिलोसॉफिकल एसे सबसे इजी जो वे है वो है फिलोसॉफी को व्यवहार में बदलना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हैं वो पहले स्वयं में देखें। फिलोसॉफिकल एसे, फिलोसॉफी ऑप्शनल है तब तो ठीक है, नहीं है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऑप्शनल होता है तो फिर हम गड़बड़ हो जाते हैं कि नहीं कोई थिंकर लिखेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर थिंकर। यूपीएससी है, सामान्य सेवा है, आपको सामान्य लिखना है। क्या लिखना है, जो परिवर्तन एक कोर टॉपिक है, विश्व में देखना चाहते हैं पहले आप में देखें, मतलब परिवर्तन को खुद से लिंक करना है। सबसे पहले तो इसी को तोड़ देते हैं। एक वर्ड इधर है, एक वर्ड इधर है, तो कितने तरह से जोड़ सकते हैं हम? 4 तरह से। मुझ में परिवर्तन हुआ इसलिए विश्व में परिवर्तन हुआ, मुझ में परिवर्तन नहीं हुआ
इसलिए विश्व में परिवर्तन नहीं हुआ। मुझ में परिवर्तन हुआ लेकिन विश्व में परिवर्तन नहीं हुआ, और विश्व में परिवर्तन हुआ लेकिन मुझ में परिवर्तन 4। तो एक टॉपिक के कितने टॉपिक बन गए? तो इसका मतलब अब 4 पेज से लिखना है। अब 12 पेज से डिवाइड कर दीजिए। अगेन हर चीज के कुछ रीजन होंगे, कुछ रीजन है तो इंपैक्ट होगा, और जब इंपैक्ट होगा तो कुछ उपाय होंगे, और जब कुछ उपाय होंगे तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगी। ये पॉइंट आपके पास और मिल गए। अब मैंने अपने में परिवर्तन किया और विश्व में परिवर्तन हो गया। एग्जाम्पल, कुछ नहीं करना है, ना कुछ थ्योरी लिखनी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल बता दीजिए। मुझ में परिवर्तन हुआ और विश्व में परिवर्तन हुआ। गांधी जी अहिंसा, खुद में परिवर्तन लाया उन्होंने, विश्व में परिवर्तन हुआ। गौतम बुद्ध, महावीर जैन, सम्राट अशोक, उन्होंने अपनी खुद में परिवर्तन लाया, मीन्स खुद में, अपने व्यवहार में, व्यवस्था में। सम्राट अशोक व्यवस्था में परिवर्तन लाया, दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। अकबर एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। विश्व में परिवर्तन मतलब वर्ल्ड लेवल नहीं, विश्व का मतलब है सामने वाला, एक व्यवस्था कि हम कुछ प्रयास कर रहे हैं अच्छे और सच्चे मन से, और उसका पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है। अकबर लिख सकते हैं। नेगेटिव में लिखना है तो हिटलर लिख सकते हैं कि अपने आप में चेंज करने का कुछ प्रयास नहीं किया और कहा कि पूरी विश्व व्यवस्था बदल जाए, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, विश्व युद्ध हुआ। पूरी की पूरी हिस्ट्री आपके पास है लिखने के लिए। देन GS4, जितने भी थिंकर्स पढ़ते हैं हम, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, किनका हम यूज यहाँ नहीं कर सकते, ये बताइए। मतलब कि GS4 आपका पूरा आ गया, इस ऐसे में GS4 पूरा आ गया। अब GS4 तो आपने इतने सारे नोट्स बना रखे, आराम से लिख सकते हैं। कुछ कारण होंगे कि मैं अपने में परिवर्तन लाता हूं लेकिन विश्व व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आ पाते हैं। क्या कारण है? या तो मैं सही तरीके से प्रयास नहीं करता हूं, या फिर व्यवस्था ऐसी है, या राजनीतिक सिस्टम इस प्रकार का है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, कथनी और करनी में अंतर हो रहा है। कुछ तो मुहावरे होंगे, कुछ भी मुहावरे जो आपको याद आ रहे हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोटेशंस। देन रेमेडीज क्या है? एकदम फिलोसॉफिकल ऐसे को प्रैक्टिकल ऐसे बनाना है। यूपीएससी फिलोसॉफिकल ऐसे में विश्व परिवर्तन देखना है तो अब आपको कुछ संस्कृत के या फिर फिलोसॉफिकल बातें नहीं लिखनी है, एकदम प्रैक्टिकल बनाना है कि उसका मतलब क्या समझते हैं। यूपीएससी के उस कोटेशन को देने का उद्देश्य यह है कि उस चीज से आप मतलब क्या निकालते हैं और दैनिक लाइफ से, दैनिक जीवन से किस प्रकार से लिंक करते हैं। लिंक करने के बहुत सारे तरीके हैं। 1 2 3 4 GS 1 2 3 4 पूरा पड़ा है आपके पास, अलग से कुछ भी मटेरियल याद रखने की जरूरत नहीं है। सर 2 क्वेश्चन मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल से भी थे। एक तो कि मैप जब मैं बना रहा था तो मैं 12 या 13 मैप ही बना पाया सही से, क्योंकि बाद के मैप मुझे थोड़े नहीं समझ पे आए। तो सर आपने मैप की तैयारी कैसे करी थी, ऑप्शनल मैप की? 12 और 13 मैप बहुत है, उससे उतने तो बन भी नहीं पाते हैं, तो बहुत है, उससे ज्यादा करने की हमें जरूरत भी नहीं होती है। सर आपने कैसे करी थी मैप की तैयारी? हिस्ट्री तो सबसे पहले तो ये हो जाता है कि पैराग्राफ फॉर्म या पॉइंट फॉर्म, मैं इस पे आना चाहूंगा। मैप पोर्शन आपका बहुत बढ़िया है, मतलब इससे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। 12-13 कोई बना भी नहीं पाता है, कोई नहीं बना पाता है। वहां तो ये याद आ जाए कि अच्छा इस सवाल में मैप भी बना सकते हैं, वही बड़ी बात है। ये रियलिटी है। हम सोचते हैं ना एग्जाम से पहले भूमिका बनाएंगे, फिर इंट्रो में ये पहले लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन ये लिखेंगे, तीसरी ये लिखेंगे और अच्छा सा निष्कर्ष देंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल मैप वाला, हिस्ट्री ऑप्शनल मैप, या डेफिनेटली हिस्ट्री ऑप्शनल में भी ये मैप बहुत है, नहीं बना पाते लोग उतने। फिर थोड़ा सा जो टाइमिंग वाला इश्यू आता है उसमें ये बना सकते हैं हम कि जनरली ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, एकदम मिथ है। पॉइंट फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हैं, इजीली एकदम। कोई भी क्वेश्चन आप बताइए
कोई भी क्वेश्चन जीएस मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, जीएस ऑप्शनल कोई भी? मैं मैथ जो आइडेंटिफिकेशन वाला सेक्शन होता है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें सर उसमें मुझे इशू हो रहे थे, उसको आपने कैसे करा? सबसे पहले काल क्रम में पाषाण, वैदिक, ताम्र, आईवीसी सभी को एक बार सीक्वेंस में अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। आईवीसी के कौन से स्थल है। अगेन सीक्वेंसिंग कैसे? हड़प्पा के बाद हम धोलावीरा लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बट हड़प्पा अगर पाकिस्तान में है या मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान को हम एक साइड पहले क्यों ना लिख लें और फिर भारत के लिखें। लिखने में तो हम सही लिख रहे थे, एक पाकिस्तान का, एक भारत का, वापस एक अफगानिस्तान का, गलत नहीं है, बट सीक्वेंस में नहीं है, तो वहां हम जनरली मिस्टेक करते हैं। फिर ये हो जाता है कि आईवीसी के आपके पास 30 स्थल याद थे, आपने टेस्ट सीरीज लगाई, 2 गलत हुए, पता चला कि ये भी 2 आईवीसी में थे। जहां आपने आईवीसी लिख रखा है वहां पर उसको एड ऑन कीजिए, एकदम से कहीं नहीं मिलेंगे। और कोई नहीं कहता कि गारंटीड इन्हीं में से आएंगे। हिट एंड ट्रायल और लिखे और टेस्ट सीरीज दी और गलत हुए। क्यों गलत हुए? अगेन वही सिंपल, क्यों गलत हुए? क्योंकि हमें याद नहीं था या पता नहीं था। जब पता नहीं है तो पता कीजिए। पता करने का मतलब क्या है? कहीं कहीं नोट कीजिए। नोट किया इसका मतलब याद हुआ, इसका मतलब पता हुआ, इसका मतलब सही हुआ। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे अंदर, आपका जो बंच ऑफ नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तब आपका जो आपने जो ट्रायल लिया था वो हिट होगा। मैपिंग याद कैसे करनी है? जैसे इस बार उन्होंने आउटलाइन दी थी, और जनरली आउटलाइन दे भी सकते हैं, नहीं भी, और पैटर्न रिवर्स भी हो सकता है। जैसे पहले आता था कि वर्ड दिए हुए हैं, आपको अंकित करना है और फिर उसके ऊपर कुछ लिखना है। तो मैप एग्जैक्टली मतलब कि जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हैं तब आपको कुछ स्टैंडर्ड के साथ एक मैप हाथ से बनाना आना चाहिए। मेहनत लगेगी लेकिन बनाना आना चाहिए। जनरली हम ज्योग्राफी में करते हैं, बट हिस्ट्री में भी करना होगा कि राजस्थान की सीमा कहां तक खत्म हो रही है, महाराष्ट्र कहां से शुरू हो रहा है। वो आपको ऊपर नीचे करके थोड़ा सा एरर चलेगा, बट याद होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? जो भी मैप में आउटलाइन दी हुई है, या तो आप उसको रीड कीजिए या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स लीजिए कि यहाँ पर इसकी सीमा खत्म हो रही है, यहाँ से ये राज्य शुरू हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। मतलब कि जिसे कहते हैं एकदम साइंटिफिक वे में आपको मैप पता होना चाहिए, वो याद करना पड़ेगा। और उसमें फिर आप कालक्रम में सभी का अलग अलग स्थल लिख लीजिए, और जैसे जैसे आपको पता चलता रहे नए नए स्थल उसमें ऐड करते रहिए। पिछले 3-4 साल के पेपर देखेंगे या टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा कि ये स्थल है जो कॉमन पूछे जाते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आप दोनों सरों से है। जब हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो टॉपर होते हैं या जो पास करते हैं, उनके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स इजीली वेबसाइट्स पे उपलब्ध हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम से जो टॉप करते हैं उनके पर्सनल नोट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। तो सर इसमें अगर आप लोग कुछ मदद करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। जहाँ तक नोट्स की बात है, हर एक व्यक्ति की स्ट्रेटेजी अपनी होती है। वो किस रणनीति से, किस अप्रोच से सोचता है, सभी की सोचने की रणनीति अलग होती है। 99.9 सभी सेम है, 0.1 में पूरी दुनिया है, तो हम सेम नहीं मान सकते। लिखना कैसे है आपको वो ग्रहण करना है। कैसे लिखना है? एक अप्रोच ये है, कोई भी जो टॉपर होगा वो अपनी तरफ से या अपनी रणनीति के साथ लिखेगा। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसे लोकतंत्र के बारे में कितना पता है, उसे लगेगा कि नहीं ये कॉमन बातें हैं, मैं ये अपने नोट्स में नहीं लिखने वाला, और जो स्पेशल पॉइंट है मैं वो लिखूंगा। अगर वो सेम का सेम आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि उसे तो समझ में आया हुआ था, लेकिन आपके लिए वो अननोन है। एडॉप्ट क्या कर सकते हैं कि उसने लिखा, क्या लिखा कि लोकतंत्र के बारे में लिखा। इंफॉर्मेशन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, गूगल है, यूट्यूब चैनल, मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स नोट्स,
कोचिंग नोट्स, प्रिंटेड क्लास मटेरियल बहुत है, इंफॉर्मेशन इतनी है कि हमें शॉर्ट लिस्ट करनी पड़ेगी। टॉपिक आपको ढूंढने हैं कि लिखना कहां से है। जनरली क्या होता है, सबसे पहले मैं टॉपिक का बता देता हूं कि टॉपिक कैसे चूज करना है। पहला तो है अपना सिलेबस, दूसरा भारत सरकार की जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, वो सभी आपके टॉपिक है। भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए या विकिपीडिया पे सर्च कीजिए, 54 या 55 मिनिस्ट्री और विभाग है, वो सब आपके टॉपिक है। कैसे, कोई भी मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय आपका टॉपिक पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला और बालक, अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, परमाणु विभाग, अंतरिक्ष विभाग, वो सभी आपके टॉपिक है। आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, उस टॉपिक में आप सब टॉपिक कैसे और ऐड कर सकते हैं। सड़क के बारे में आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। सड़कें कितनी प्रकार की होती है, भारत में सड़कों का क्या डेटा है, एनएच कितने हैं, स्टेट हाईवे कितने हैं, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सीक्वेंसिंग कैसी रहती है सड़कों के, ओडीओ नंबर्स के। देन सड़क रिलेटेड कोई भी स्कीम आई, भारतमाला प्रोजेक्ट, अगर हम भारतमाला प्रोजेक्ट को अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में कहीं पर भी लिखेंगे तो 100% मान के चलिए कि वो आपको कभी याद नहीं आएगा। क्यों नहीं याद आएगा? भारतमाला प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? सड़क से। आपने सड़क के ऊपर नोट्स कहीं और लिख रखे हैं और भारतमाला प्रोजेक्ट को कहीं और लिख रखा है, कभी याद नहीं आएगा। इजीली आप ट्राई कीजिए। अब भारतमाला प्रोजेक्ट को वहां लिखना है तो इसका मतलब समय लगेगा 5 मिनट, बट वो 5 मिनट आपको देने होंगे। अगर एक बार वो ले दिए, फिर अगर भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसा कहने कि आज खत्म हो गया, 2 महीने बाद फिर करंट अफेयर्स में आएगा, 6 महीने बाद फिर आएगा, फिर 365 पढ़ेंगे फिर आएगा, फिर मैथ्स 365 पढ़ेंगे फिर आएगा। तो आपने एक बार समय दिया था 5 मिनट, लेकिन उस 5 मिनट में आपने 50 मिनट बचा लिए। कैसे? मैथ्स 365 आया, उसमें भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, उसकी समस्या क्या है, रेमेडीज क्या हो सकती है, फिर आपने पूरा पढ़ा। पढ़ रहे हैं मतलब टाइम जा रहा है। पीटी 365 में पढ़ा था कि मंथली मैगजीन पढ़ रहे थे, उसमें भारतमाला प्रोजेक्ट फिर आया था, फिर पढ़ रहे थे। लेकिन अगर आपने एक जगह लिख लिया उसको, आपको क्या रहेगा, नहीं मैंने एक जगह लिख रखा है पहले, अब मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी सफिशिएंट डेटा है मेरे नोट्स में है। हर एक चीज में ऐसा ही करना है। ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा के सब टॉपिक्स, कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, बायो, पवन, जल, हाइड्रोजन, जितनी भी याद आ रही है आपको। अब सौर ऊर्जा तो आपने लिखा था ज्योग्राफी में, और जल ऊर्जा लिख लिया आपने और किसी दूसरे जगह पर, यह भी चीज आपको याद नहीं आएगी कभी भी। क्यों याद नहीं आएगी? अगेन ऊर्जा आपका एक टॉपिक था, आपने फिर उसको स्कैटर्ड कर दिया। आपके एफर्ट है लेकिन एफर्ट स्कैटर्ड है। सभी चीजें एक जगह होनी चाहिए। ऊर्जा है, ऊर्जा से रिलेटेड सभी टॉपिक एक जगह। सड़क, रेल पढ़ रहे हैं, क्या सुधार हो सकता है, मैग्लेव ट्रेन। अब मैग्लेव ट्रेन हम साइंस में पढ़ रहे थे, कहीं एक कोने में लिख दिया। बुलेट ट्रेन कहीं एक कोने में लिख दिया कि अच्छा बुलेट ट्रेन के बारे में भारत जापान से समझौता हुआ है और 2 लाइनें हमें याद है, बट वो 2 लाइनें आपको मेंस में कभी काम नहीं आएगी फिर, क्योंकि आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो चीजों को एक जगह सीक्वेंस में रखने की कोशिश करें। दूसरा जो था कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर, तो कोई भी क्वेश्चन आप बता दीजिए, उसका फॉर्मेट। पेपर से ओरिजिनल क्वेश्चन कोई भी उठाएगा, ये WHO वाला इनकी क्रिटिकल है। कोई भी क्वेश्चन, जैसे चौथी औद्योगिक क्रांति, डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है, विवेचन कीजिए। डिस्कस मीन्स हर एक चीज में, हर एक चीज आप क्या लिख सकते हैं, या तो उस चीज की मीनिंग क्या है, या उसके पॉजिटिव्स क्या है, या उसके नेगेटिव्स क्या है, और अगर नेगेटिव्स है तो उसकी रेमेडीज क्या है। इसके अलावा आप किसी क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं? नथिंग। यूपीएससी इज ऑल दैट। 4 वर्ड में खाली यूपीएससी पूरी। कैसे? चौथी औद्योगिक क्रांति यानी कि डिजिटल क्रांति
आपको भूमिका बनानी है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल ए सिंपल चौथी औद्योगिक क्रांति अंडरलाइन। व्हाट डू यू मीन बाय चौथी औद्योगिक क्रांति या डिजिटल क्रांति? एक लाइन की परिभाषा याद किसी को नहीं होती है, एट ए टाइम बना दीजिए। डिजिटल क्रांति से क्या मतलब है? सूचना संचार प्रौद्योगिकी से लिंक करके। देन ई गवर्नेंस वर्ड है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं लिख दीजिए। पैराग्राफ लिखने की जरूरत अगर आप सुटेबल है तो लिख सकते हैं, और आप अगर आपको लगता है कि नहीं सीधा पॉइंट में लिख दें ई गवर्नेंस किसे कहते हैं, एक लाइन लिख दीजिए। ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बना दिया है, अविभाज्य अंग बनाया। इसका मतलब ई गवर्नेंस और सरकार को लिंक करना है। ई गवर्नेंस और सरकार कैसे लिंक होती है? अगेन कॉमन पॉइंट, कैसे? राजनीतिक व्यवस्था से शुरू कीजिए। राजनीति में ई गवर्नेंस और सरकार कैसे लिंक होगी? चुनाव व्यवस्था, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जो भी तकनीकी रूप से काम हो रहे हैं वो सभी ई गवर्नेंस में आएंगे। ई इलेक्शन उसका विचार चल रहा है। देन ई पेंशन, ई भुगतान, ई पेमेंट, कर्मचारियों को ई भुगतान हो रहा है। अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण देखना है, सब्सिडी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी है। उदाहरण देना है डीबीटी। अर्थव्यवस्था में और लिखना है आपको, शिक्षा व्यवस्था से लिंक करके लिख सकते हैं। छात्रवृत्ति, सीधी छात्रवृत्ति जारी है। और ई गवर्नेंस एंड सरकार, न्यायपालिका, सभी सेक्टर से एक एक एग्जांपल। देन जब हम कोई काम कर रहे हैं तो 100% तो कोई नहीं होगा, कुछ न कुछ तो दिक्कतें आएगी। दिक्कतें कहां आएगी? उसके इंप्लीमेंटेशन लेवल पर और उसके नेगेटिव इंपैक्ट में। इंप्लीमेंटेशन लेवल, साइबर सिक्योरिटी का इश्यू, इंटरनेट की लिटरेसी भी कम है, समस्या है। क्या दिक्कत आ रही है? आपने प्रॉब्लम्स हेडिंग बनाई, क्या क्या समस्या है पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। इलिटरेसी है, साइबर सिक्योरिटी का इश्यू है, सभी तक एक्सेस नहीं है, एंड एक्सेट्रा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। जब आपने प्रॉब्लम्स लिखी है तो कुछ सॉल्यूशन भी होंगे। सरकार भी तो कुछ न कुछ कर रही होगी। सरकार क्या कर रही है? डिजिटल भारत मिशन है, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के प्रसार के लिए क्या क्या, भारत नेट, इंडिया बीपीओ प्रोग्राम, कॉमन सर्विस सेंटर सरकार कर रही है। आपने क्या लिखा है इसमें कि सरकार क्या क्या कर रही है। देन और क्या किया जा सकता है? संगठन के लेवल पर क्या कर सकते हैं, स्कीम के लेवल पर क्या कर सकते हैं, सभी की उस तक एक्सेस हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कार्मिकों और जनता के बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन और बढ़ाया जा सकता है। पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है अभी भी। हम पहले ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं फिर उसे ऑनलाइन करते हैं, तो यहाँ पर भी कमी है कि हमें इस दिशा में सुधार करने चाहिए। देन इससे क्या फायदा हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पेपर से उसको लिखते हुए आप एंड कर दीजिए कि इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विकास, कहीं से भी लिंक करते हुए लोकतंत्र, कि इससे इसकी वृद्धि में सहायता मिलेगी, इससे डैश 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 सशक्त होगा, मजबूत बनेगा, हमारे लक्ष्य प्राप्त होंगे। कौन से लक्ष्य? इंडिया @75, नीति आयोग। एक क्वेश्चन में इंडिया @75 लिखा, अगले में एसडीजी लिखा, तीसरे में इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ पॉइंट लिख दिया। क्या कोई स्कीम हमारी आधारभूत संरचना को मजबूत नहीं करती है? हर चीज करती है। महिला सशक्तिकरण होता है तभी हमारी आधारभूत संरचना विकसित होती है। शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तभी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इजीली आपने वो निष्कर्ष रख दिया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आपने एक वर्ड यूज किया था कभी, सिली मिस्टेक। तो सर कोई क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं,
हमने क्वेश्चन की मतलब फॉर्मेटिंग कर लिया, मेरे को ये लिखना है, लेकिन लिखते वक्त ये माइंड में नहीं रहता है ना। लेकिन अगर वो क्वेश्चन सिली मिस्टेक के रूप में छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही उस क्वेश्चन के नजर से एट्रैक्टिव पॉइंट है, अगर मैंने मिस्टेक कर दिया, अब वो सिली मिस्टेक अगले क्वेश्चन के लिए कितना हद तक प्रभावित करता है मेरे दिमाग को, अगर करता है तो उससे हम कैसे एग्जाम के दौरान उससे निपटते हैं। सिली मिस्टेक्स जैसे कि इस क्वेश्चन में था, विवेचना कीजिए। अब आपने उसके लिंक तो अच्छे से बता दिए, अच्छा सा लिंक करके छोड़ दिया, तो क्या ये एनफ रहेगा? दैट्स सिली मिस्टेक्स। अब एक जगह कर दी, ओके है, दूसरी जगह बचना है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, प्रेशर तो रहेगा, उसे हम हटा नहीं सकते, हटाने का एट ए टाइम नहीं हटा सकते, कम कर सकते हैं। कैसे? टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, पता चलता रहेगा कि क्या पूछा है और हम क्या लिख रहे हैं। कई बार होता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखते जा रहे हैं हम। दूसरा, जो भी इंपॉर्टेंट शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या पूछना है और किन चीजों को लिंक करना है। गवर्नेंस को, ई गवर्नेंस को सरकार से लिंक करना था, तो जस्ट थोड़ा सा हिंट दिमाग में याद रखिए कि ई गवर्नेंस और सरकार को लिंक करना है हमें। ऐसा ना हो कि फिर हम दूसरी चीजों की तरफ चले जाए। बाकी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सर मेरा डाउट शॉर्ट नोट्स को लेकर है सर, मतलब प्री और मेंस के लिए क्या हमें अलग-अलग नोट्स बनाना चाहिए या फिर इसका भी कंपलसरी बना सकते हैं? स्टार्टिंग में हमें लगता है कि दोनों के अलग होने चाहिए, बट एक सर्टेन लेवल के बाद या जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाते हैं तब आपको लगेगा कि नहीं, दोनों एक ही है। कैसे? आईएमएफ की कोई रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, हम प्री के लिए क्या याद रखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, और प्री के बाद भूल जाएंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ऐसा कहा गया था, आईएमएफ की ये रिपोर्ट है, हम इसको कोट क्यों नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हैं, बट हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें याद नहीं था, क्योंकि हम भूल गए थे कि प्री का ही है ये। तो सर जैसे कि मेरी अभी तो स्टार्टिंग में टाइम हो चुका है, मैंने पॉलिटी कम से कम 2-3 बार पढ़ ली है, बट जैसे मैं उसके प्री के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, प्रीवियस तो वो हो जाते हैं, और जैसे मैं मेंस का आंसर लिखने बैठती हूँ तो मुझसे नहीं हो पाते। मतलब मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ बट हो नहीं पाते। इसकी मुझे प्रॉब्लम भी नजर आती है कि मैं शॉर्ट नोट्स से मैंने नहीं बनाया है, पर सर जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसमें लिखूँ क्या। मतलब मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये नहीं समझ में आता कि इसमें मतलब प्रस्तावना में मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो मुझे एक ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम 1 पेज में या 1.5-2 पेज में आप इसे कंप्लीट कर दो, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बुक की बुक छाप दो, पर मुझसे नहीं हो पाता, मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं बनते, क्योंकि मैंने किसी के देखे भी नहीं है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बने हुए हैं, और अपने आप में कर नहीं पाती हूँ। जैसे प्रस्तावना का एग्जांपल लेते हैं। प्रस्तावना, तो सबसे पहले आपने प्रस्तावना लिख ली, देन प्रस्तावना कैसे उद्भवित हुई, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के 2 या 3 पॉइंट। वाई? क्योंकि यूपीएससी डीपली क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या लिखा हुआ था जो प्रस्तावना में नहीं है, या जो प्रस्तावना में है उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं है। तो उद्देश्य प्रस्तावना आपने लिखा, उसके नीचे उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, हर चीज कैसे चलती है, ऐसे ही पहले वो शुरू होगी, फिर मिडिल स्टेज होगा, फिर खत्म हो जाएगी। प्रस्तावना शुरू होगी, शुरू कहां से हुई थी, उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, किसने लिखा था, क्या 2-3 मेन बातें थी। देन उद्देश्य प्रस्ताव थोड़ा विकसित हुआ और प्रस्तावना में ये जर्नी। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, बीच में कितना टाइम लगा था, और प्रस्तावना कब स्वीकृत हुई। यहाँ तक होते होते प्रस्तावना डेवलप हो गई। प्रस्तावना डेवलप हुई है तो वो भी तो वापस बड़ी होगी। बड़ी कैसे हुई, प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन से वर्ड है, उन वर्ड का मतलब क्या है, मतलब आपको याद होना चाहिए। देन उसकी एंडिंग यानी कि प्रस्तावना अच्छी खासी विकसित हो गई, मतलब हमने प्रस्तावना के बारे में अच्छा खासा लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चंस, क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आधा पेज छोड़ना है वहां पर, कि फ्यूचर में अगर हमें कोई नया क्वेश्चन मिला तो हम वहां ऐड कर सके या इंफॉर्मेशन को ऐड कर सके। सेकंड, जैसे कि अध्याय 2 नागरिकता के बारे में है, आपने क्या किया, एक सिंपल वे में 5 से लेकर 11 तक
आपने अनुच्छेद लिख दिए। फायदा क्या रहा, आपको पहले तो पता है कि सभी में क्या क्या लिखा हुआ है, देन 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है। अब उसमें भी हमें वापस डीपली जाना है, जन्म के आधार पर है या नहीं है, वंश के आधार पर कैसे हो रही है, देशीयकरण के आधार पर कैसे हो रही है। अब आप कहाँ लिखेंगे, पॉलिटी लिख रहे हैं, पहले कुछ लिखा था, उसके बाद में लिख दिया कि नागरिकता कैसे प्राप्त करता है, तीसरा लिख दिया कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है। कुछ मतलब नहीं है। क्यों? नागरिकता के बारे में या नागरिकता अपने आप में टॉपिक है, तो पहले ही कहा था एक बड़ा टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, आपने सेलेक्ट किया नागरिकता। अब नागरिकता शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत मतलब स्टार्टिंग के प्रोविजंस क्या है, आपने 5 से लेकर 11 तक प्रोविजंस लिख दिए। देन और क्या चीज हम लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज, नागरिकता से रिलेटेड क्या क्या इश्यू चल रहे हैं अभी, एनआरसी, एनपीआर, नागालैंड का इश्यू, रजिस्टर ऑफ इनहेबिटेंट्स, त्रिपुरा का इश्यू, त्रिपुरा में कह रहे हैं कि 1993 को डेडलाइन माना जाए। जब हम एनआरसी लिख रहे हैं तो शाहीन बाग ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं, उसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, हर चीज के कुछ न कुछ पॉजिटिव्स होंगे तो कुछ न कुछ नेगेटिव्स होंगे। नहीं देखना कि शाहीन बाग पूरा ही गलत है, क्या फायदे हैं, 2 फायदे तो कैसे भी करके निकाल सकते हैं। सर जैसे नोट्स बना रहे हैं, जैसे कि हमने नागरिकता टॉपिक लिया, तो फिर हम उसके लिए भी क्या 2 या 2-3 पेज छोड़ते हैं कि मतलब यदि कुछ करंट अफेयर एक पेज छोड़ दीजिए आप। अगर आपको लेफ्ट राइट साइड में आपका पेज खत्म हो रहा है तो लेफ्ट साइड आपकी जगह खाली है, वो छोड़ दीजिए। अगर वो पूरी भर जाए तो आप एक नया पेज ऐड कर दीजिए, क्योंकि सभी स्पाइरल ही यूज करते हैं लगभग, तो स्पाइरल में आप एनी टाइम पेज जोड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा भी खाली नहीं छोड़ना है क्योंकि फिर ओड लगेगी, आप एक लिमिटेड जगह छोड़ सकते हैं। अब आपको 2 साल पहले नहीं पता था ना कि एनआरसी का इश्यू आएगा सामने, आपने नागरिकता से संबंधित 2 पेज लिखे और देन नए पेज से अध्याय 3 स्टार्ट कर दिया, एफआर। अगर आपने एफआर लिखा, फिर पता चला कि नहीं पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी के बारे में कुछ हुआ, तो अध्याय 3 एफआर से संबंधित है। राइट टू प्राइवेसी एक राइट है तो उसे कहाँ लिखना चाहिए। अब लिखने में तो हम पूरी पॉलिटी पढ़ी है, कहीं पर भी लिख सकते हैं, करंट अफेयर्स में लिख सकते हैं, लेकिन राइट टू प्राइवेसी एक राइट है और राइट वाला सेक्शन कहाँ है, एफआर में, और एफआर कहाँ है, पॉलिटी में। तो इस प्रकार से सीक्वेंस की पॉलिटी में संविधान से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, उस आर्टिकल्स में एफआर है, उस एफआर में यहाँ पर आर्टिकल 21 है, और उस 21 में जाकर हमने लिखा कि पुट्टा स्वामी वाद किया है, तब वो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट लिंक किया उसको। अगर आप पॉलिटी है बड़ा और पॉलिटी में राइट टू प्राइवेसी लिखनी है तो पूरा ऑप्शन खुला है, कहीं पर भी लिख सकते हैं, बट फिर वो याद नहीं रहेगा। तो ये अगेन यही सीक्वेंस है। तो बाकी के लिए मैं प्रकाश जी को सर एक क्वेश्चन और, सर डिसिप्लिन मेंटेन में पता कभी-कभी तो जैसे सर 8-10 घंटे पढ़ लिया, कभी-कभी बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, स्किप हो जाता पूरा दिन ही, तो वो मेंटेन हो नहीं पाता। कंटिन्यूटी मैटर्स, दिन के 4 घंटे भी पढ़ते हैं बट कंटिन्यू होने चाहिए। देयर नो एक्सक्यूज कि आज शादी के फंक्शन में गए थे और आज छुट्टी है। नो मींस नो, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। एकदम से 15 घंटे पढ़ लेंगे, 2 दिन सुस्त हो गए, एवरेज वापस उतना ही निकलना है। तो इससे अच्छा है कि एवरेज मेंटेन करना। अब कैसे करना है, आपको अपनी लिमिटेशंस खुद पता होनी चाहिए। हम उतने मैच्योर है कि हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। फेसबुक मैं किसी के पर आक्षेप नहीं डाल रहा हूं या मैं गलत नहीं बता रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं किसी को। फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना अपनी मर्जी है, कि कहीं कमेंट नहीं करेंगे तो कोई नहीं कहने वाला कि कमेंट क्यों नहीं किया। हम करेंगे तो सामने से वापस रिप्लाई आएगा, और जब रिप्लाई आएगा तब हम वापस कमेंट करेंगे। तो छोड़ दीजिए, कमेंट करना तो अपने ऊपर डिपेंड था ना, कि मेरी मर्जी थी कि मैं करूं। तो आपको अपनी लिमिटेशंस खुद पता होनी चाहिए कि क्या मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, क्या मैं इस चीज को होल्ड पे रख सकता हूं। अभी व्हाट्सएप ग्रुप है, आ रही है, बातें हो रही है अंदर, देखना अपनी मर्जी से। हम खोलकर उस चैट को ओपन करेंगे तब देखेंगे, कोई जरूरत थोड़ी है कि सामने वाला फोन करके कहेगा कि नहीं तुम देखो। हमारी इच्छा हुई कि मुझे देखना है तो मैंने खोला। जब इच्छा हुई तो हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है या फिर एक भुगतान करना होता है, पेमेंट। लाइफ में हर चीज के लिए हमें पेमेंट करना होता है। कोई रुपयों के रूप में करता है, कोई समय के रूप में करता है। आपको देखना है कि
वो पेमेंट मेरे लिए वर्ती है या नहीं। 1 घंटा व्हाट्सएप देखा, वर्थ है या नहीं है उसका, कुछ नहीं है तो देखना छोड़ दीजिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ लोग नाराज होंगे कि नहीं आप व्हाट्सएप पे नहीं आ रहे हो आजकल, कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं डाल रहे हो, ठीक है पहले कर देते हैं, एग्जाम क्लियर करेंगे फिर बहुत टाइम है डालने के लिए। मेन टारगेट क्या है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाना होता तो पहले ही चला रहे थे, थोड़ा होल्ड पे रख देते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं फिर बाद में और चलाएंगे। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज खुद डिसाइड करनी होती है। सीसेट और एक इंग्लिश के बारे में मैं प्रकाश जी को कहूंगा कि वो थोड़ा क्लियर करेंगे। सर ऐसे में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो सर ऐसे की तैयारी कैसे की जाए, आप बताइए। ऐसे के लिए अगेन आपको अलग से कुछ भी मटेरियल तैयार नहीं करना है, बड़े पार्ट सभी को पता है। क्या, प्रस्तावना, बॉडी, कंक्लूजन। प्रस्तावना कैसे लिखनी है, बहुत सारे तरीके, सिंपल से सिंपल किसी भी कोटेशन से शुरुआत कर दीजिए। मत सोचिए कि ये वाला जो वाक्य है उस पर ये कोटेशन सूट होगा या नहीं होगा, सब कुछ सूट होगा। आप शुरुआत तो कीजिए पहले। अगर आप चीजों को लिंक कर पा रहे हैं, सोसाइटी के बारे में पूछा था, अर्थव्यवस्था का कोटेशन लिखा, अर्थव्यवस्था ने राजनीति पर कैसे इफेक्ट डाला, राजनीति ने समाज पर कैसे डाला, कोर टॉपिक पर आ गए हम घूम फिर कर। कोई घटना है बना दीजिए मन से, हम यहाँ आए थे, दिल्ली में सेमिनार हुआ था, यहाँ कुछ चैलेंजेस के बारे में पता चला था, इससे मन में जागृति उत्पन्न हुई और इस बारे में डिटेल से पढ़ा, हो गई शुरुआत। शुरुआत या प्रस्तावना के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। जब सोचेंगे और आधा घंटा सोचकर एक अच्छी प्रस्तावना बनाएंगे, अच्छा नहीं होता है। अगेन कॉमन, सामान्य लिखना है। इनोवेशंस उतने भी नहीं करने कि हम झेल ही ना पाए कि काउंटर फायर कर गए। बी सिंपल, एकदम सिंपल। सिंपल लिखेंगे परीक्षा को समझ में आएगा। हिंदी के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम अच्छी हिंदी लिखते हैं तब वो हमें काउंटर फायर करती है, और जब हम अच्छी इंग्लिश लिखते हैं तब वो फायर करती है। तो अच्छी हिंदी की तरफ नहीं जाना है, सिंपल हिंदी, एकदम सिंपल। बॉडी क्या पूछ रहा है आप उसको तोड़ दीजिए, किसी भी एग्जांपल में तोड़ना प्लस GS4 है आपके पास तो कुछ न कुछ फिलोसॉफिकल बातें लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत। अर्थव्यवस्था है, राजनीति, समाज, सभी से आप लिंक करते हुए लिख सकते हैं। कंक्लूजन, SDG गोल्स, इंडिया @ 75, और भी आप जो रिपोर्ट पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, IMF, पर्यावरण, आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है, समावेशी विकास, संतुलित विकास, कहीं से भी लिंक करते हुए आप लिख सकते हैं। मैं दिक्कत आती है फिलोसॉफिकल ऐसे में कि अब उसको तोड़े कैसे, तो वो प्रैक्टिस से आएगा और उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करनी है। फिलोसॉफिकल एरा तक उसे नहीं रखना है कि कुछ फिलोसॉफिकल बात पूछ रहा है तो फिलोसॉफिकल ऐसे लिखना है, हमें नहीं लिखा जाएगा उससे, और लिखना भी नहीं है। यूपीएससी हमें व्याख्याता का एग्जाम में नहीं बैठा रही है, वो सिविल सर्विस का एग्जाम है। सिविल सर्विसेज मतलब जनता से इंटरेक्शन करना है। जनता से इंटरेक्शन मतलब अगेन दैट सोसाइटी, एजुकेशन, हेल्थ, महिला, बालक, हर एक टॉपिक से आप थोड़ा थोड़ा लिंक करेंगे तब भी बहुत सारा मटेरियल याद हो जाएगा। फिर स्कीम्स, रोजाना इतनी स्कीम्स पढ़ते हैं, इतने संगठन पढ़ते हैं, इतनी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, इतने पोर्टल पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम कभी ऐसे में या किसी आंसर में यूज करते हैं? प्रैक्टिकली अपने मन से पूछिए कि क्या मैंने कभी यूज किया, नहीं करते हैं। तो वो थोड़ी सी हैबिट में लाना बस। समाज के बारे में कुछ लिख रहे हैं, महिला के बारे में कुछ लिख रहे हैं, नीति आयोग क्या पहल कर रहा है, महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है, 2 स्कीम्स लिख दी आपने। महिलाओं के बारे में कुछ पूछा था, 2 स्कीम्स लिख दी, फिर कुछ समस्याएं लिखी, तो परीक्षा को लगेगा कि नहीं से पता है कि क्या स्कीम्स चल रही है और उन स्कीम्स में क्या समस्या है और जनरल समस्या क्या है। कॉमन प्लस स्पेसिफिक, कॉमन समस्या क्या है और स्पेसिफिक समस्या क्या है। एक संगठन लिख दिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, महिला के बारे में लिख रहे हैं, NCW इजीली लिख सकते हैं। NCW में क्या समस्या है सर? 2 समस्या ये है और जनरल समस्या ये है, कॉमन प्लस स्पेसिफिक। स्ट्रेटेजी सभी जगह काम करती है,
अगेन कॉमन प्लस स्पेसिफिक एक कॉमन स्ट्रेटेजी है कि ये सभी जगह काम करती है। जरूरत होती है आप कितना अच्छा अप्लाई कर पाते हैं। सो थैंक यू। और बाकी